Hello everyone, this is Saloni Pandey. Welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. And students, आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी के NCERT सॉल्यूशंस यानी कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी. सो हमने आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है हर एक टॉपिक के डिटेल डिस्कशन के साथ में. तो इसी के साथ में अब बारी आ जाती है क्वेश्चंस एंड आंसर्स की. और अब हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से आंसर करना है, आंसर राइटिंग पैटर्न जो है आपको किस तरह से फॉलो करना है और कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, इन सारी चीज पर डिटेल में. सो आई होप सो आप सभी रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को भी. एंड आई होप सो कि आप आंसर राइटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी कहा था कि आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करो पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी चीजें बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं. राइट, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में और जानते हैं कि किस तरह से आपको इनको आंसर करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट इज सेल्फ, हाउ डज द इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न नोशन. क्लियर, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है सेल्फ क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ. तो सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे, सेल्फ को. फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ वेस्टर्न नोशन ऑफ सेल्फ से कैसे डिफरेंट है. क्लियर, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं. ओके, सो सेल्फ रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ. तो सेल्फ का मतलब होता है एक इंडिविजुअल के जो भी सारे कंसाइंस हैं या जो भी वो मतलब उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं जिनको लेके वो अवेयर है, जो भी आइडियाज़, जो भी थॉट्स, जो भी सारे फीलिंग्स उसके अंदर हैं, उसको खुद को लेके वो सारी चीज़ों का एज अ होल इज सेल्फ. आपका सेल्फ क्या है, आप जो भी हो, आपका नाम, आपकी पर्सनालिटी, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपके एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें मिला के आपका एक सेल्फ प्रिपेयर होता है. ठीक है, तो जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज सेल्फ, सो यू कैन से टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो कि उसके बारे में उसे पता है. क्लियर, अब हमसे पूछा कि इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ और वेस्टर्न नोशन ऑफ सेल्फ कैसे डिफरेंट है. तो हमने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो. अब दोनों का डिफरेंस समझते हैं. ठीक है, सो इस साइड मतलब मैंने इस तरह से कंपैरेटिवली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ लिखो, फिर उसके सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर आप वेस्टर्न नोशन ऑफ सेल्फ लिखो और उसके सारे पॉइंट्स लिख लो. चाहो तो आप इस तरह से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ऐसे करोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कंपैरेटिव दिख जाएगा स्टडी, है ना, क्योंकि हमसे कंपैरिजन ही पूछा ना कि वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ की. सो द इंडियन view of self is characterized by the shifting nature of boundary between self and the other. इंडिया का जो एक व्यू है सेल्फ को लेके वो एक शिफ्टिंग बाउंड्री है सेल्फ के बीच में और बाकी दूसरी चीजों के बीच में. एंड इन द वेस्टर्न व्यू द बाउंड्री बिटवीन सेल्फ एंड द अदर अपीयर्स टू बी रिलेटिवली फिक्स्ड. इसका मतलब क्या, एक चीज वो बोल रहे हैं कि इंडिया में जो सेल्फ का कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि एक तो मेरे जो भी आइडियाज़ होंगे, मेरी जो भी सारे थॉट्स वगैरह होंगे, वो तो मेरा सेल्फ का कंसेप्ट है, और इसी के साथ साथ में द बाउंड्री बिटवीन द अदर थिंग्स, जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं. मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि एक हमारी अपनी पर्सनालिटी, एक हमारा अपना सेल्फ जो बाकी सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करता रहता है और हम नई नई चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस करते जाते हैं. दैट इज इंडियन नोशन. वेस्टर्न नोशन बोलता है कि मेरे अपना एक मेरा पर्सनल स्फीयर है और एक जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं उनके बीच में एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री रहेगी. जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल बाकी सारी चीज़ें हमको अलग अलग रखनी चाहिए. सो यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल फिक्स्ड हैं, लेकिन हेयर द थिंग्स आर थोड़ा बहुत मतलब मिक्सड अप और मिलते जुलते. क्लियर, तो मतलब ये पॉइंट्स हैं आपको लिखना है. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम उसको चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. अभी जस्ट पॉइंट्स आप देखो. सेकेंड, द इंडिया व्यू डज नॉट मेक क्लियर डाइकोटॉमीज whereas the western view seems to hold clear dichotomies between the self and the other, man and the nature, subjective and the objective. इसका मतलब ये है कि एक हमारा
पर्सनल स्फीयर होता है जिसे हम सेल्फ बोलते हैं, एक हमारी लाइफ की बाकी दूसरी चीजें होती हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जिसको मैं प्रोफेशनल बोलूं या मैं अदर बोलूं, ठीक है। तो एक हमारी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, एक हमारी दूसरी बाकी जो भी चीजें चल रही होती हैं वो होती हैं। तो वेस्टर्न व्यू ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए। पर्सनल प्रोफेशनल में नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल पर्सनल में नहीं मिलेगा। इंडियन व्यू क्लियर डाइकोटॉमीज नहीं रखता, दोनों को बिल्कुल क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं रखता, थोड़ा बहुत वो रिलेट आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कर जाते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न व्यू में क्लियर डाइकोटॉमीज हैं, सेल्फ और बाकी दूसरी चीजें अलग हैं, मैन और उसका नेचर अलग है, सब्जेक्टिव चीजें अलग हैं, ऑब्जेक्टिव चीजें अलग हैं। क्लियर, यहां तक भी आ गया समझ में। नेक्स्ट, in the Indian culture, the self is generally not separated from one's own group, rather both remain in a state of harmonious coexistence. इंडियन कल्चर में जो सेल्फ है वो जनरली सेपरेट नहीं होगा अपने खुद के ग्रुप से, रादर दोनों जो हैं वो एक हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस में रहेंगे। मतलब क्लियर कट डिस्टिंक्शन अगेन नहीं, एक दूसरे के साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट इन द वेस्टर्न कल्चर द सेल्फ एंड द ग्रुप एग्जिस्ट एज द टू डिफरेंट एंटिटीज एंड क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज दैट इज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी। मतलब ये है कि वेस्टर्न कल्चर्स में इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, हमारे यहाँ पर उतना ज़्यादा, मतलब फोकस तो करते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, बट कहीं ना कहीं एक सेपरेशन नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक पूरा ग्रुप है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एक पूरा ग्रुप है और उसमें से किसी चीज़ को लेके आप लोग कोई डिसाइड कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल कल पार्टी रखें या नहीं। तो 10 पीपल्स का ग्रुप है, उसमें से 6 पीपल बोल रहे हैं कि कल पार्टी रखनी चाहिए, 4 बोल रहे हैं कि नहीं रखनी चाहिए। तो आप लोग क्या बोलोगे? मेजॉरिटी विंस। 6 बोल रहे हैं कि पार्टी रखनी चाहिए, तो हम कल पार्टी जो है वो रखेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बोल रहे हैं। क्लियर? ये इंडियन कंसेप्ट हो गया। वेस्टर्न कंसेप्ट कहता है कि अगर 4 लोग भी मना कर रहे हैं तो हमको उनकी बात को भी सुनना होगा कि वो 4 लोग क्यों मना कर रहे हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उतना ही इंपॉर्टेंटली हमको कंसिडर करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिविजुअल वाले कंसेप्ट जो है वो वेस्टर्न कल्चर में देखने को मिलता है। इन इंडिया कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड एज कलेक्टिविस्टिक। इंडिया का कल्चर कैसा है? कलेक्टिव, सब एक साथ मिलजुल के आपस में जो है मतलब साथ में रहने वाला, दिस काइंड ऑफ। मैनी वेस्टर्न कल्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअलिस्टिक। लेकिन बहुत सारे जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, जो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं, ना कि पूरे ग्रुप के ऊपर। तो ये कुछ 4-6 पॉइंट्स हैं, कुछ समझ में आए आपको? देखो इसमें क्या क्या बताना है। सबसे पहले आप उसमें सेल्फ डिफाइन करोगे, फिर आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। आप डिस्टिंक्शन जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर शो किया, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो पहले आप पूरा इंडियन नोशन लिख दो, फिर आप बाद में पूरा वेस्टर्न नोशन भी लिख सकते हो। आपको जस्ट सेल्फ का कंसेप्ट बताना है दोनों कंट्रीज में, मतलब दोनों अलग अलग स्फीयर्स में। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आई समझ में कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करोगे? अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और उसके आंसर को समझते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, तभी आपको ये क्वेश्चंस को आंसर करना आएगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं सारा सब कुछ, अच्छे से सारा कुछ रीड कर लिया, सब याद कर लिया, रोट मेमोराइजेशन कर लिया। अब जब एग्जाम में जाते हैं, लिखने की प्रैक्टिस अभी नहीं करी, अब जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में जाके क्या सारी चीज़ें आती हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हाँ मैंने पढ़ा तो था, मुझे इसका आंसर पूरा आता है। बट जब लिखना स्टार्ट करते हो ना, अपना पेन का निप जब आप अपने उस पर आंसर शीट पे रखते हो तो आपको ये समझ में नहीं आता स्टार्ट कैसे करूं, पहली लाइन मेरी क्या होनी चाहिए, या फिर जो है मुझे पहला पॉइंट कौन सा बनाना है, सेकंड पॉइंट कौन सा बनाना है, यही सोचने में 10 मिनट निकल जाते हैं। फिर आप सोच वोच के थोड़ा आंसर लिखते हो, 15 मिनट ऐसे ही गए। तो आप करीब 20-25 मिनट अगर एक क्वेश्चन को दे रहे हो तो आपके पूरे पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन 36-38 एक अप्रॉक्स में मान के चलो ना, तो 20 तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपको उन्हें आंसर करना है ना। अब उसे आंसर करने में एक क्वेश्चन में 20-25 मिनट्स लगाओगे तो आप पूरे पेपर में शायद 5 या 6 क्वेश्चन को ही आंसर कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए हमको स्पीड अपनी बढ़ानी होगी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप आंसर राइटिंग करके जाते हो। ये सच में, मतलब ये मैंने खुद भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैं आप लोग की एज में थी ना तब, तो आप लोग अभी से आंसर राइटिंग अगर करते हो ना, तभी आप अपने टाइम को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर करके अच्छे से अपने पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात मैं आपसे कहती हूँ।
ठीक है, तो अच्छे से अपना जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, आपने इसको आंसर लिख के देख लिया, एक आध बार और देख लोगे जब आपके एग्जामिनेशंस होंगे उस एक टाइम पर, फिर बोर्ड एग्जाम में जब लिखोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे इसका आंसर ये करना है। नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलेट करके आप लिख पाओगे, टाइम आपका कम यूटिलाइज होगा। क्लियर, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है ना एग्जामिनेशंस में कि टाइम जा रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं आंसर, तो वो चीज़ें ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बार बार जब भी आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ तो ये सारी चीज़ें बताती रहती हूँ कि आप लोग के दिमाग में रहे कि हाँ मुझे ये सारा कुछ जो है कंप्लीट कवर अप करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट डेवलपमेंट? डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है और ये एडल्ट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट पूछ रहा है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या है, और दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले में आपको व्हाट को आंसर करना है, सेकंड में आपको व्हाई को आंसर करना है। और जब दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन में तो आंसर हम दोनों पार्ट्स का करेंगे। क्लियर, देखो, लर्निंग टू डिले और डिफर, ठीक है, इसको स्टार्ट करें। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन का मतलब बता रहे हैं। Learning to delay or defer the gratification of needs is called self-control. जब हम लर्न कर लेते हैं कैसे चीज़ों को डिले या डिफर करना है, तो ये ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स, इसे सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है। एज ह्यूमन बींग्स वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर द वे वी वांट। वी ऑफन डिसाइड टू डिले और डिफर द satisfaction of certain needs. Delay of gratification, also known as self control, is a practice which means learning to delay or defer the more pleasurable or fun loving needs and rewarding later. डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन को अगर एक वर्ड में बोला जाए तो इट इज व्हाट? इट इज सेल्फ कंट्रोल। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या है? सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपने ऊपर कंट्रोल बना लेते हो कि क्या चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए हैं, जो जस्ट अभी नेसेसरी मेरे लिए है या नहीं, और उस एक चीज़ के लिए जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, बहुत बार हमारी कुछ नीड्स होती है, हमको लगता है ये तो हमको चाहिए ही है, ये तो हमको चाहिए ही है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो इस एक चीज़ के ऊपर थोड़ा बाद में हम कर लेंगे, अभी ये चीज़ रिक्वायर्ड है तो इसको पहले जो है हम इस एक नीड को फुलफिल कर लेते हैं। बहुत बार हम ये चीज़ें करते हैं ना कि चलो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इसको थोड़ा सा लेट कर लेंगे, बट इस एक चीज़ को अभी कर लेते हैं। तो बहुत बार हम कुछ चीज़ों को डिले करते हैं, आगे के लिए रोक के रखते हैं, डिफर करते हैं, और फिर बाद में उन चीज़ों के लिए अपने आप को ग्रेटिफाई करते हैं। इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल। ऐसे समझो, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जस्ट सपोज कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, ये एक्स पर्सन है ओवरवेट, ठीक है, ये एक्स पर्सन क्या है? ओवरवेट। इसका वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत मोटा होता जा रहा है ये, ठीक है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, ही इज़ ऑलवेज फील हंग्री, ओके, उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, बट उसको ये पता है कि मैं ओवरवेट होता जा रहा हूँ, ये चीज़ कल को मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। तो अब उसको जब भूख लगी तो उसका मन था कि वो 4 चपातीस खाए, लेकिन उसने कहा कि यार मैं ऑलरेडी ओवरवेट हो रहा हूँ, अगर मैं 2 खा के भी मेरा पेट थोड़ा तो भर ही जाएगा, है ना, तो मैं ये जो बाकी की 2 हैं उन्हें डिनर के टाइम पर खा लूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी नीड को उस एक टाइम पर थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया और थोड़ा सा डिले कर दिया, है ना, कि अभी इसको कर लेता हूँ, इसको डिनर के टाइम पे खा लूँगा। तो आपने अपने ऊपर एक कंट्रोल बनाया ना कि मुझे ये चीज़ करनी, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो हम अपने ऊपर करते हैं। क्लियर। और सेल्फ कंट्रोल करने से हम बहुत बार अपने कुछ सर्टेन नीड्स को डिले या डिफर कर रहे होते हैं, आगे के लिए रोक दो या फिर चलो छोड़ दो अभी के लिए। और इस एक डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन को ही सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, जो कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर हम लर्न करते हैं कि कौन सी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर देगी या फन लविंग होगी, उसको थोड़ा सा मैं अभी रोक दूं अपने लिए। जैसे अगर ये इस एक टाइम पर इसे बहुत भूख लगी है, ये 4 चपातीस खाएगा तभी इसका फुल जो है ना पेट भरने वाला है, तभी ये फुल स्टमक फील करेगा, बट इसने अभी उसको थोड़ा सा रोक दिया, उसने कहा 2 ही खा लेता हूँ तो भी मेरे को बेटर ही लगेगा, 2 डिनर पे खा लूँगा, है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जो आपको रिक्वायर्ड थी, बहुत ज्यादा आप चाह रहे थे लेकिन आपने थोड़ा सा उसको रोका। दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो हम अपने ऊपर करते हैं। इसे ही डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है।
जैसे आपको आपके पेरेंट्स प्रॉमिस करते हैं 12th पास कर लो, फिर मैं तुमको तुम्हारी फेवरेट बाइक दिलवाऊंगा, या लड़कियों को तुम्हें जो चाहिए है तुम्हें वो वाली चीज़ जो है मैं देने वाला हूँ, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को पेरेंट्स ने कहा कि मैं आपको 12th पास कर लो, आपको बाइक दिलवाऊंगा। अब आपको बाइक की रिक्वायरमेंट बहुत 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 ज़्यादा, और आप बहुत चाहते हो मेरे सारे फ्रेंड्स के पास में बाइक है, मुझे भी मेरी फेवरेट वाली लेनी है और मैं तो लेके ही रहूँगा, और इस तरीके से जो है आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब उस एक चीज़ की नीड है आपको, आप चाहते ही हो कि मेरे को मिले ही, आपको नींद नहीं आती उसकी वजह से आपकी बाइक नहीं आ रही है तो। बट एक दिन आपने सोचा कि नहीं, अभी मैं थोड़ा अपनी पढ़ाई वगैरह करता हूँ, ठीक है, बाइक तो आ ही जाएगी, पेरेंट्स मुझे दिला ही देंगे। तो जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे 12th के बाद में बाइक दिला देंगे, मैं इस बाइक को जब मैं सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब मैं अपने कॉलेज में चला जाऊँगा तब लूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि आप उसको बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आपने सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है। सेल्फ कंट्रोल हम सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो यही कह रहा है, व्हाई इज इट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट डेवलपमेंट। जब आप एडल्ट हो रहे होते हो, जब आप बड़े हो रहे होते हो, तब आपकी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल क्यों उतना ज़्यादा ज़रूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर अब हम करेंगे। तो डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या होता है ये हमने बता दिया, आपको समझ में आया। आप चाहो इसमें कोई एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? तो मुझे बताओ इसको आंसर कर पाओगे, इस एक चीज को लिख पाओगे ना कि डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या हो रही है, वेट ना, या सो इट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट डेवलपमेंट बिकॉज any situations of life require resistance to situational pressures and control over ourselves। अब ये adult development के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों? क्योंकि देखो बहुत बार लाइफ में ना ऐसी situations आती हैं जब हमको उस सिचुएशन का प्रेशर होता है, या हमको जो है उस एक सिचुएशन से बचना होता है, हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना उस एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ह्यूमन बींग्स ही ऐसे हैं जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं उस तरह से जिस तरह से वो चाहते हैं। ह्यूमन बींग्स ही है ना जो अपनी लाइफ में चाहे वो उसे कर सकते हैं, और हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। हम सभी के अंदर सेल्फ कंट्रोल तो होना ही चाहिए। ह्यूमन बींग्स कैन कंट्रोल देयर बिहेवियर द वे दे वांट, विच इज पॉसिबल थ्रू दैट इज कॉमनली नोन एज विल पावर। हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, तो हम अपने उस विल पावर को यूज करके हर एक सिचुएशन को, हर एक लाइफ के सर्कमस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, है ना। हम जैसा चाहें हम वो कर सकते हैं ना अपनी लाइफ में। अगर हमको चाहिए, मतलब इन द सेंस मैं आपको मटेरियल वर्ल्ड में नहीं बोलूँगी कि आज आपकी रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल आपको आज की डेट में 50,000 रुपीज़ चाहिए, तो आप बोलोगे मैम मैं अभी कैसे ले सकता हूँ, मैं तो नहीं अभी मतलब अफोर्ड कर पाऊंगा, मैं खुद से कैसे लाऊंगा, है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, पेरेंट्स से लेने की बात नहीं कर रही हूँ, खुद से, कि आप अभी खुद से कैसे कैसे करोगे आप, है ना। तो बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं मटेरियल की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन हम अपनी लाइफ की चाबी जो होती है ना वो हमारे हाथों में होती है, हमारा सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर होता है, हमारे अंदर विल पावर होती है, हम जो चाहें लाइफ में हम वो कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ ब्लंडर्स, कुछ डिजास्टर्स ऑलरेडी कर सकते हैं। और ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं विल पावर के थ्रू। विल पावर हमारे अंदर होती है ना, विल पावर क्या होती है, इच्छा शक्ति। जो आप चाह रहे हो, जो आपकी इच्छा है, आपके अंदर वो पावर है कि आप उसी को करोगे। सो डिले या डिफर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स और प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल प्ले अ की रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए सेल्फ कंट्रोल या डिले और डिफर ऑफ ग्रेटिफिकेशन हमारे अंदर होना ही चाहिए। अब बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं सेल्फ कंट्रोल की जो कि सजेस्ट की गई हैं कि कैसे सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर को खुद से ऑब्जर्व करो। आपको लगता है कि आपके बिहेवियर में ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इनमें मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को मुझे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो आप वो करना स्टार्ट करो। जब आप धीरे 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 करके अपने खुद के बिहेवियर में चेंजेस लाने के बारे में थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देते हो तो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आने लग जाता है। दूसरा है सेल्फ इंस्ट्रक्शन।
अपने आप को इंस्ट्रक्ट करना कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको इस तरह से बिहेव करना है, आपको अपने आप को ही रेगुलेट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा बिहेवियर गुड है, मेरा कौन सा बिहेवियर नॉट सो गुड है, मुझे कहाँ पर अपने आप को किस तरह से इंस्ट्रक्ट करना है। ऐसा होता है ना कि बहुत बार हमें खुद ही अपने आप को पुश करना पड़ता है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ नहीं करो। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो हम सबको अपने साथ में करना चाहिए। थर्ड वन इज सेल्फ री इन्फोर्समेंट। कई बार हमको अपने आप को भी ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपने डिसाइड किया था मेरे 95% मार्क्स आएंगे सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, अब आपके आ गए, तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग जो आपने सोचा था, आपने किया है, आप बहुत खुश हो गए, तो उस दिन अपने आप को जो है एक मूवी डेट पर ले जाओ, अपने मतलब जाओ कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रहा हूँ, आज मैं मूवी देखूंगा, मैंने जो सोचा था मैंने वो अचीव किया है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ, वो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लाता है और साथ ही साथ में आपको आगे मतलब आपको अपने डिसीजंस लेने में भी हेल्प आउट करता है, राइट। ये टेक्निक्स जो हैं ये बहुत बार मतलब दीज आर ट्राइड आउट एंड फाउंड क्वाइट इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो बहुत इफेक्टिव प्रूव हुई हैं सेल्फ कंट्रोल में या सेल्फ रेगुलेशन में। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है जो भी अभी तक पढ़ा है? देखो क्वेश्चन ने पूछा था कि जो है डिले या डिफर या डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, तो हमने बता दिया दैट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एडल्ट डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगी कि अगर हम खुद अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, अगर हम खुद को इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और वो चीज़ अल्टीमेटली हमें लाइफ के लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगी। तो उसके लिए सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो हमने कुछ टेक्निक्स भी बता दी, आप इन टेक्निक्स का फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। जैसे आप लिखो टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सो दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन आपने लिखा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक 2 क्वेश्चंस को अब तक हमने आंसर किया, मुझे बताओ ये सारा कुछ समझ में आया या इसमें किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है? अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि इन क्वेश्चंस को लिख के देखो, ऐसा नहीं हाँ मैम ने बता दिया मुझे तो आता है चलो ठीक है मैं एग्जाम में लिख लूंगा, नहीं, अभी उसको लिख के देखो, अपनी कॉपी में खुद से लिखने की कोशिश करो। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम लोग बहुत बार ये चीज़ करते हैं, हमने बुक खोला, ठीक है, उसको पूरा देखा, अच्छा ये आंसर लिखना, उसको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। आप क्या बोर्ड एग्जामिनेशंस में कॉपी करने वाले हो? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को, जैसे डिले या डिफर ऑफ ग्रेटिफिकेशन, उसको अच्छे से पूरा पढ़ लो, खुद से बुक में पढ़ो, उसको समझो, रटना नहीं है, ठीक है, पढ़ लो उसको अच्छे से समझ लो। अब बुक बंद और फिर हमने अपनी कॉपी खोली, अब हम उसको लिखने की कोशिश करें। कहीं पर अटके हो तो थोड़ा सा देख लो बुक में से, लेकिन आपको उसी तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपने अंदर लानी होगी। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं और आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। आप ये चीज़ जानते हो ना कि एग्जामिनेशन जो है ना वो पूरे इंडिया में होंगे, पूरे इंडिया से कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम देंगे और सब सेम आंसर ही लिखेंगे ना, तो आपका आंसर इफेक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए ये चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ कि फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, हाईलाइट्स करो, पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखो, ताकि आपका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, हाउ डू यू डिफाइन पर्सनालिटी, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। आप पर्सनालिटी से क्या समझते हो, कौन कौन से मेन अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट में आंसर क्या करना है कि पर्सनालिटी क्या होगी, उसे कैसे डिफाइन करेंगे। सेकंड में कैसे मतलब व्हाट आर दी जो है मेजर अप्रोचेस जिसके थ्रू पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं। तो पहले में हाउ का आंसर करना है, सेकंड में व्हाट का आंसर करना है। क्लियर? यहां तक आया समझ में? चलो सबसे पहले पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। पर्सनालिटी जनरली रिफर्स टू द फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। In psychological terms, personality refers to our characteristic ways of responding to individuals and situations. Personality का मतलब क्या होता है?
एक फिजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस एक इंडिविजुअल का। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस ही देखते हैं कि उसका फिजिक किस तरह का है, उसका बॉडी शेप किस तरह का है, किस तरह के उसके फीचर्स हैं, किस तरह से वो अपने आप को कैरी करता है या करती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम किसी की पर्सनालिटी बताते हैं। तो जैसे कि कोई अगर बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप का तो हम बोलेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना। कोई गर्ल है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है या काइंड ऑफ, तो हम बोलेंगे बहुत ही जो है मतलब बहुत ही क्यूट सी दिखती है, तो बहुत ही कामिंग या बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सनालिटी है। हम बहुत बार जनरली फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू पर्सनालिटी बताने की कोशिश करते हैं, बट बिसाइड्स in psychological terms, personality refers to our characteristic ways of responding to individuals and situations. तो इस तरह से हम personality को समझते हैं, but psychology में personality का मतलब क्या होता है? वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर होते हैं जिनके थ्रू हम किसी इंडिविजुअल या किसी भी तरह की सिचुएशन को आंसर कर रहे होते हैं या टैकल कर रहे होते हैं। हमारा अपना कैरेक्टरिस्टिक कि हम किस तरह से इंडिविजुअल्स को या सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट इज आवर पर्सनालिटी। इज दैट क्लियर? आया समझ में कि कैसे डिफाइन करना है पर्सनालिटी को? Next, personality refers to psychological characteristics of a person that are relatively stable across situations and over time and make him or her unique. पर्सनालिटी एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है पर्सन का जो रिलेटिवली स्टेबल होता है सिचुएशंस में या टाइम के साथ में, और वही उसको यूनिक बनाता है। मतलब आप डिफरेंट सिचुएशंस में एक सेम ही तरह का आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर या आउटलुक देखने को मिलता है, वही आपकी पर्सनालिटी बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, तो सब में आपका जो बिहेवियर होगा वो सेम ही रहेगा, और वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं वही आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है ना। तो डिफरेंट सिचुएशंस में आपके वही फीचर्स, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज योर पर्सनालिटी। इसे ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, our existence and the ways in which our experiences are organized and show up in our behavior. तो हमारा existence, हमारे अपने experiences जो हमारे behavior में reflect होते हैं, that also makes our personality। और बहुत सारे theories, बहुत सारे ऐसे approaches हैं जो personality को समझने में या उसको stand करने, study करने में, understand करने में, explain करने में हमारी help करते हैं। इन approaches को अब हम discuss करेंगे आगे। क्लियर? तो अभी आप पर्सनालिटी को डिफाइन कर पाओगे, अभी आप बता पाओगे कि पर्सनालिटी क्या होती है और उसके क्या क्या कैरेक्टर, आपको ये एग्जाम्पल भी इसमें यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट इज, सो द मेन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी आर टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, इंटरेक्शनल अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, पोस्ट फ्यूरियन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये सारे अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू हम पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। तो हमने पहले सारे तो बता दिए कि ये सारे अप्रोचेस हैं। अब देखो ये अपने आप में एक पूरा आंसर कंप्लीट करते हैं हर एक अप्रोच, तो हम सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल शॉर्ट में बताते चलेंगे कि टाइप अप्रोच में ये होता है, ट्रेट में ये होता है, इंटरेक्शनल में हम इस पर फोकस करते हैं, साइकोडायनेमिक पोस्ट मतलब फ्रॉइड ने दी थी तो वो जो है वो इन चीज़ों की बात है, इड ईगो, सुपर ईगो, ये चीज़ें आप बता, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, या तो आप फ्लो चार्ट बना के बता दो बिल्कुल शॉर्ट में, या फिर आप इनमें से 2-3 लो मेन, जैसे टाइप एंड ट्रेट ले लो, पोस्ट साइकोडायनेमिक ले लो और पोस्ट फ्यूरियन ले लो, और आप इन 3 को एक्सप्लेन करो। नाम आप सबके लिखो लेकिन आप एक्सप्लेन जो है कुछ को कर दो। क्लियर? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखो अगर ऐसे टाइप में आया तो आपको सभी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ब्रीफ में, लेकिन अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में आता है तो आप 2 मतलब इतने सारे में से कोई 2 भी एक्सप्लेन कर दोगे ना तो भी मोर देन इनफ है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ये समझ में आया? ठीक है, इसमें क्या करना है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टाइप अप्रोच। अब देखो मैंने कहा ना आपको, ये अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसमें इन्होंने ये पूछा है कि ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे ट्रेट अप्रोच टाइप अप्रोच से डिफरेंट है। तो सबसे पहले ट्रेट अप्रोच बताएंगे, फिर बताएंगे इसके डिफरेंसेस टाइप के साथ में। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ट्रेट अप्रोच, it focuses on the
specific psychological attributes along which individuals tend to differ in consistent and stable ways. ये फोकस करेगा स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं डिफरेंट वेज में। ये जो थ्योरीज होती हैं ये मेनली किस एक चीज़ को फोकस करेंगी, डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो इसके अंदर हम कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस जो एवरीडे लाइफ में होते हैं उनको यहाँ पर ले लेंगे और उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें लेंगे जिसके बेसिस पर हम बताएंगे कि पर्सनालिटी किस तरह की है। It attempts to identify primary characteristics of people. So a trait is considered as a relatively enduring attribute or quality on which one individual differs from another. हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेट्स होते हैं, है ना। तो हम सब अपनी एवरीडे लाइफ में अपने पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को शो करते हैं। तो उनमें से हम जो है कुछ बेसिक चीज़ों को ले लेंगे और उसके बेसिस पर फिर हम पर्सनालिटी को डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ट्रेट अप्रोच जो है वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करता है जो कि सिमिलर होते हैं या कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं एवरीडे लाइफ के। क्लियर आ रहा है समझ में? जो जैसा मैंने आपको चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है ना वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आप ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो बोर्ड में लिखा है आपको यही पूरा का पूरा रटना है और इसको जाके लिखना है, नहीं, आपको सिर्फ समझना है। आप यहाँ से सिर्फ पैटर्न देखो कि आप आंसर को लिखोगे कैसे, ठीक है। बाकी आप अपना पूरा अपने वर्ड्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। Clear? So they include a range of possible behaviors that are activated according to the demands of the situation. अब इसके अंदर हम कुछ range of possible behaviors जो एक पर्सन करता है वो लेते हैं और फिर उनको जो है हम स्टडी करते हैं पर्सनालिटी के लिए। जैसे traits are relatively stable over time. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है हमेशा सच बोलते हो, तो हमने एक ये ट्रेट ले लिया कि यू आर ऑलवेज ट्रूथफुल, है ना। तो उस एक ट्रेट को हम आपके डिफरेंट सिचुएशंस में भी भले आप हो लेकिन आप कभी भी सच बोलना नहीं छोड़ते, तो एक हमने वो ट्रेट ले लिया। ऐसे ही हमने देखा आप हमेशा ऑनेस्ट रहोगे, लॉयल रहोगे, तो हमने एक ट्रेट वो ले लिया। तो आपके पर्सनालिटी में जो चीज़ें हमको स्टेबल दिख रही हैं उनको हम ले लेंगे और उसके बेसिस पर हम बताएंगे आपकी पर्सनालिटी कैसी है। दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में आपके वो ट्रेट्स हमको देखने को मिलेंगे। जैसे एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। इन सब सिचुएशंस में अलग अलग हैं ये सारी सिचुएशंस। आपकी ऑनेस्टी वाली जो चीज़ है वो हमको हर जगह देखने को मिलेगी। So that is something that we have taken out and we have said that honesty is one of the trait of your personality. Is that clear? Okay. Now their strengths and combinations vary across individuals leading to individual differences in personality. Sorry. अब ये जो इनके स्ट्रेंथ हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, ये अलग अलग सिचुएशंस में एक दूसरे से वरी करेंगे जिससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको पर्सनालिटी में देखने को मिलेंगे। तो हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी हमको इस तरह से देखने को मिलेगी। अब ये टाइप अप्रोच से कैसे डिफरेंट है वो हमको बताना। आपको समझ में आया ट्रेट अप्रोच क्या है? ट्रेट्स ऐसे समझो कि हम सब जो भी सारी चीज़ें करते हैं ना अपनी एवरीडे लाइफ में वो हमारी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके दिन भर की एक्टिविटीज़ में मैंने ये चीज़ नोटिस करी या ऑब्जर्व किया कि आप हर एक सिचुएशन में बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हो, तो कॉन्फिडेंट आपका एक ट्रेट हो गया। आप हर एक लाइफ की चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हो, तो पॉजिटिव रहना आपका एक ट्रेट हो गया। अब मैंने ऐसे ही आपको अलग अलग सिचुएशंस में देखा, आपके स्कूल के अंदर, आपकी कोचिंग में, किसी पार्टी में, किसी फेयरवेल पार्टी में या कहीं पर भी मैंने देखा कि ये चीज़ें आप हमेशा कैरी करते हो, कभी भी आपसे ये चीज़ें अलग नहीं होती। तो मैंने देखा कि ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हैं, ठीक है, और दैट मेक्स योर पर्सनालिटी। आपसे और भी जो डिफरेंट लोग होंगे या आपके और भी जो डिफरेंट चीज़ें मुझे देखने को मिलती होंगी जो दूसरों से अलग होंगी, तो वो चीज़ों को सारा कुछ लेके जो है मैं आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करूंगी। दैट इज द ट्रेट अप्रोच। तो ट्रेट अप्रोच के थ्रू इस तरह से पर्सनालिटी को समझा जाता है। अब ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच कैसे डिफरेंट है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो टाइप अप्रोच है वो क्या करते हैं। दे अटेम्प्ट टू कॉम्प्रहेंड human personality by examining certain broad patterns in the observed behavioral characteristics of individuals. यहाँ पर कुछ ब्रॉड पैटर्न्स जो कि हमको एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में देखने को मिलते हैं हम उसको ले लेंगे। लेकिन जो ट्रेट अप्रोच होता है वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर फोकस करेगा जो इंडिविजुअल की लाइफ में कंसिस्टेंटली देखने को मिलते हैं। मतलब टाइप अप्रोच जो है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है
और वो एक बहुत ही ब्रॉड पैटर्न्स पर फोकस करता है, लेकिन जो ट्रेट अप्रोच है वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स पर फोकस करता है। इसका मतलब ये है कि आपकी मान लो ये पर्सनालिटी है, तो इसमें से क्या मेजर चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं, वो ले ली टाइप अप्रोच ने, है ना, और वो इस तरीके से पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं। वहीं जो ट्रेट अप्रोच है वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी, माइन्यूट स्पेसिफिक चीज़ों को भी देखते हुए फिर स्टडी करता है। तो ये एक डिफरेंस दोनों के बीच में है कि ट्रेट अप्रोच ब्रॉड पैटर्न्स की बात करता है और टाइप अप्रोच स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। Each behavioral pattern of type approach refers to one type in which individuals are placed in terms of the similarity of their behavioral characteristics with that pattern. While in the trait approach, it refers to the degree of presence or absence of concerned behavior. इसका मतलब ये है, टाइप अप्रोच ऐसे करेगा, देखो जैसे टाइप अप्रोच ने क्या करा, कुछ 2-4 टाइप्स बना लिए, ठीक है। जैसे उसने कहा एक ऑनेस्टी हो गया, है ना, एक कॉन्फिडेंस हो गया, एक पॉजिटिविटी होगी, ठीक है, और एक हो गया फ्लेक्सिबल नेचर। फ्लेक्सिबल नेचर मतलब वैसा नेचर जहां पर आप हर एक चीज में एडजस्ट कर लेते हो। एक रिजिड नेचर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता। तो उसने ये कुछ टाइप्स बना लिए। उसने कहा कि अच्छा आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है, आपके अंदर ऑनेस्टी आती है तो आप इस टाइप में गए, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इस तरह की पर्सनालिटीज बनाई हुई हैं टाइप अप्रोचेस में, ठीक है। तो आपके अंदर अच्छा ये सारी चीजें हैं तो आप टाइप ए में गए, आपके अंदर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप टाइप बी में गए। ये टाइप अप्रोच होता है पर्सनालिटी का। लेकिन ट्रेट अप्रोच जो होता है वो ये बोलता है कि अगर ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी कितना डिग्री तक आपके अंदर प्रेजेंट है उसकी बात करता है। समझ में आया? ये पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने चैप्टर में। अगर आप लोग को अभी भी कोई कंफ्यूजन सा लग रहा है कि नहीं एकदम क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग एक बार उसको देखो लेक्चर को, आपको समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से। तो जैसे टाइप अप्रोच ने कहा कि टाइप ए पर्सनालिटी जो होती है वो वाली पर्सनालिटीज होती हैं जो बहुत ही मतलब पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो अगर आपके अंदर कोई चीज दिखती है पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी तो आपको टाइप ए में डाल दिया, ठीक है। लेकिन ट्रेट अप्रोच ये कहता है कि अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप कितना डिग्री तक ऑनेस्ट हो, इसकी बात ट्रेट अप्रोच करता है। तो दोनों का अप्रोच जो है टू स्टडी पर्सनालिटी वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। नाउ इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी आ रहा है समझ में। देन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सबसे पहले ट्रेट अप्रोच को एक्सप्लेन करना है, फिर दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं। आप इसमें चाहो तो डिफरेंसेस को इस तरह से भी बता सकते हो कंपैरेटिव स्टडी करते हुए कि यहाँ पे आपने टाइप अप्रोच लिखा, यहाँ पे आपने ट्रेट अप्रोच लिखा, और फिर दोनों के पॉइंट्स यहाँ पर नोट आप कर दो। आप चाहो तो इसमें टाइप अप्रोच का फ्लो चार्ट बना दो, ट्रेट अप्रोच का फ्लो चार्ट्स बना दो, बट अगेन प्रैक्टिस। आप जब तक ये चीजें करके पहले से नहीं देखोगे, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में उन चीजों को करने में फिर आपको दिक्कत आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फ्लो चार्ट की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप सोचो कि मैं सीधा एग्जाम में फ्लो चार्ट बना दूंगा, तो आपको पॉइंट्स याद नहीं आएंगे कि मैं कहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखूं। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ये सब प्रैक्टिस करने से ही होंगी। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन एक बार मुझे पूरा कवर अप कर लेने दो फिर उसके बाद में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज फ्रॉइड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी? सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने किस तरह से पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प की है या कैसे उसको एक्सप्लेन किया है? स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बताओगे कि इन्होंने जो है पर्सनालिटी के कंसेप्ट देने स्टार्ट किया और इन्होंने साइकोडायनेमिक अप्रोच दिया। इन्होंने कौन सा अप्रोच दिया? साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो थोड़ा सा उनको लेके जो है आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर एक आध क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो आप आएगा, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह आपने दिया कि ये जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम पे थ्योरी दी और फिर इनके बाद में बहुत सारे इनके फॉलोअर्स भी रहे जिन्होंने बाद में जो थ्योरी दी, ऐसे करके पूरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे 30-35 वर्ड्स में, ठीक है। फिर इसके बाद में आप आओगे मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स थ्योरी द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर 3, इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना, इसी की बात करी ना उन्होंने। तो आप इसको देखो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा तो है ही हमने इसको, इसके बाद में आप यहाँ पर इसको जो है ड्रॉ कर सकते हो कि ऐसे फ्रॉइड्स
स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। बहुत सिंपल है, देखो बहुत बार क्या होता है ना, ये फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, ये सारी चीज़ें बनाने से चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, अच्छे से दिख जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बताओगे। तो सबसे पहले है इड, देन इट्स ईगो, देन इट्स सुपर ईगो। इसको देखो कैसे बना सकते हो। ठीक है, बन जाएगा ये छोटा सा, ये सिंपल सा साइड में बना देना अपने आंसर के। क्लियर। तो ये ऐसे हाईलाइट हो रहा है ना कि स्ट्रक्चर क्या बताया था पर्सनालिटी का, तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। अब ये क्या होती हैं सारी चीजें, देखो इड मतलब वो चीज, ऐसे मैं एक एक वर्ड में जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। इड वो पार्ट होता है लाइफ का, जिसे आप बोल सकते हो जब आपके मन में कोई ऐसी चीज़ आती है ना कि मुझे ये करना है, एक जिद जो हमारे मन में आती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही है। हम उसके आसपास की कोई भी चीज़ के बारे में उस टाइम नहीं सोच रहे होते हैं, हम जस्ट ये सोच रहे हैं हमें क्या चाहिए है तो वो हमें चाहिए ही चाहिए है। हम अपने नीड्स, डिज़ायर को फुलफिल करने की बात करते हैं। ईगो जो है वो प्रबंध करता है, ठीक है, कि आपको कोई चीज़ चाहिए लाइफ में तो वो कैसे होगी। तो ईगो जो है उन सारी चीज़ों के लिए प्रबंध करता है, सारा मेंटेनेंस करता है कि अच्छा आपको ये चाहिए तो ठीक है, मैं आपके लिए इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको ऐसे हमको ये चीज़ मिल सकती है। सुपर ईगो ये बोलता है कि क्या जो चीज़ आप चाह रहे हो लाइफ में वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, क्या आपको ये चीज़ इसी टाइम पर चाहिए या इसके लिए थोड़ा सा वेट किया जा सकता है, या इसको मिलने के बाद में आप लाइफ में आगे क्या करोगे। क्लियर। तो इड कौन हो गया, जो मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए या समझाने के लिए बताया था। इड हो गया छोटा भाई, ठीक है, आपका छोटा भाई जो बहुत जिद्दी है। और ईगो हो गए आप, यानी बड़े भाई, एल्डर ब्रदर, ठीक है, जो अपने छोटे भाई की हर एक जिद पूरी करना चाहता है। लेकिन सुपर ईगो कौन है, सुपर ईगो है फादर। ये लिख मत देना एग्जाम में, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। सुपर ईगो कौन है, फादर, जो बोलता है अच्छा बेटा तुम लोग को ये चाहिए है तो इसको ये चीज़ अभी ज़रूरी है या नहीं, वो समझाता है ना पूरा, तो ऐसे करके, ठीक है। तो याद रहेगा ना ये, तो बस इस तरह से इसको याद रखो। और अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं इड की। It is a source of person's instinctual energy. It is energized by 2 instinctual forces called life instinct and death instinct. तो इसके अंदर जो है हमारी instinctual energy होती है। हमारे अंदर 2 instinct होते हैं, एक होता है life instinct, एक होता है death instinct। जो डेथ इंस्टिंक्ट है उसके बारे में ज़्यादा इड सोचता नहीं है, वो सोचता है सिर्फ लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में। और लाइफ इंस्टिंक्ट जो इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स है उसको एनर्जाइज करता है, जो एनर्जाइज करता है इड को, उसे कहते हैं लिबिडो। मतलब जब भी आप अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई नीड्स हैं, आपको डिज़ायर्स हैं, चाहे सेक्सुअल डिज़ायर्स हों, चाहे अग्रेसिव इम्पल्सेस हों, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर अगर हो रही हैं तो उसके पीछे कारण है लिबिडो का। मतलब अगर इड किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो उसको वो जिद करने के लिए किसने बोला है, लिबिडो ने, ऐसे समझ लो, ठीक है। नाउ इट वर्क्स on the pleasure principle which assumes that people seek pleasure and try to avoid pain। तो लिबिडो या इड जो है वो बस यही जानता है कि हम सब अपनी लाइफ में प्लेजर चाहते हैं, कोई भी अपनी लाइफ में पेन नहीं चाहता है, और उस प्लेजर को फुलफिल करने के लिए हम वर्क करते रहते हैं। तो फ्रॉइड यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर लाइफ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, और इड जो है वो मॉरल वैल्यू, सोसाइटी, बाकी चीज़ों का केयर नहीं करता, वो जस्ट अपनी जिद जानता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना घर में, जिसको खिलौना चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, फिर वो आप उसको कहीं भी लेके जाओ वो जिद करने लगेगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इड होता है। देन कम्स ईगो। ईगो इड से ही आता है, और ईगो जो है एक इंडिविजुअल के इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करना चाहता है जिस रियलिटी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल मतलब ये कि अच्छा, जैसे छोटा भाई होता है ना, जिद कर रहा है कि मुझे ये वाला खिलौना तो चाहिए ही चाहिए, तो बड़ा भाई बोलता है अच्छा ठीक है मैं दिलाता हूँ तुमको, पर मैं देखूँ तो मेरे पास पैसे उतने हैं भी या नहीं, ठीक है। तो वो एक रियलिटी की बात करता है कि उसके लिए हमारे पास में रिसोर्सेज हैं भी या नहीं, कि आपको जो चीज़ चाहिए तो वो हमको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। क्लियर। तो often directs the id towards more appropriate ways of behaving. So the id is demanding, unrealistic and works according to pleasure principle, while the ego is patient, reasonable and works by the reality principle. तो आप यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हो। id के आगे आप लिख दो pleasure principle, pleasure principle
एंड ईगो इज द रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ईगो इज द रियलिटी प्रिंसिपल। क्लियर? ये लिख सकते हैं ना अपने क्वेश्चन के आंसर में। तो ईगो जो है वो रियलिटी की बात करता है। जैसे मान लो छोटा भाई कह रहा है मेरे को मून तोड़ के लाके दो, तो ईगो समझाएगा कि पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकता, ये बहुत दूर है, उसको समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो जनरली उसको जो है रियलिटी की बात बताता है कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है, इस काम को करने के लिए हमारे पास में उतना मटेरियल, उतना रिसोर्सेज है भी या नहीं, ये ईगो कहता है। अब तीसरा आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो इड और ईगो को ग्रेटिफिकेशन के बारे में बताता है, जो कि एथिकल चीज़ों की बात करता है। तो इस तरह से वो इड को कंट्रोल करेगा पेरेंटल अथॉरिटी की तरह थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो वो सुपर ईगो और ईगो को बताएगा देखो ये जो तुम दोनों इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हो, मतलब कि सुपर ईगो ये बोलेगा कि तुम जो जिद कर रहे हो खिलौने के लिए और तुम जो जिद कर रहे हो पैसे के लिए, क्या वो खिलौना इसके लिए अभी रिक्वायर्ड है? अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो इसको जो है खिलौना मत दिलाओ, इसको वो टॉय मत दिलाओ, इसको इवन बुक्स दिलाओ, बुक्स की ज़रूरत इसको ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रेटिफिकेशन की बातें करेगा, सेल्फ कंट्रोल की बातें ये कहीं ना कहीं करेगा, सोशलाइज्ड करने की बातें करेगा, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। क्लियर? ये समझ में आए? ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। फाइन, इसमें आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी उसको बाद में, मतलब फ्रॉइड के आइडियाज़ को बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया, तो फिर पोस्ट फ्रूडियन थ्योरी भी आती है। हालांकि उसके कुछ, मतलब फ्रॉइड की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। तो ये 2-4 लाइन लिख के आप अपना आंसर कंक्लूड भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो हाउ वुड हॉर्नेस एक्सप्लेनेशन ऑफ डिप्रेशन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एल्फ्रेड एडलर? एक डेफिनेशन दी कैरन हॉर्ने ने, ठीक है, एक डेफिनेशन दी एल्फ्रेड एडलर ने। दोनों ने जो है डिप्रेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट बात करते हैं। तो कैसे, वो आपको बताना है कि हॉर्ने ने भी एक्सप्लेन किया डिप्रेशन को, एडलर ने भी एक्सप्लेन किया, बट दोनों ने अलग अलग कैसे, दोनों की डेफिनेशन। क्लियर? देखो कैसे आंसर लिखना है। ये थोड़े ऐसे आंसर्स होते हैं जो डायरेक्ट नहीं पूछे, वो नहीं पूछ रहे कि कैरन हॉर्ने ने क्या बोला डिप्रेशन के बारे में, दे जस्ट आस्किंग कि डिफरेंट कैसे है। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, पर आंसर कैसे करना है। तो हॉर्ने के बारे में भी बताएंगे और एडलर के बारे में भी बताएंगे, और उसी में एक्सप्लेन करेंगे कि एक दूसरे से दोनों डिफरेंट कैसे हैं। क्लियर? सो देखो, कैरन हॉर्ने एंड एल्फ्रेड एडलर बोथ गेव देयर थ्योरीज फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. Horney adopted a more optimistic view of human life with emphasis on human growth and self-actualization, whereas Adler theory of individual psychology gave more emphasis on human behavior. कैरन हॉर्ने या एडलर दोनों ने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके थ्योरी बताई। हॉर्ने का एक थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, मतलब वो बहुत ही आशावादी है ह्यूमन लाइफ को लेके। वो बोलता है कि ह्यूमन की जो है ह्यूमन ग्रोथ होगी, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, वो अपने बारे में जानेगा, इस तरह की बातें करता है। एडलर लेकिन इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करते हैं और वो ज़्यादा फोकस करते हैं किसके ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। According to Horney, psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationship during childhood. हॉर्ने के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ये कैसे, मतलब इनका क्या कारण होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो आपके बचपन में जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रही जिनमें किसी तरह की कोई दिक्कत हुई, उसकी वजह से आपको जो है ये सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। व्हेन पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ चाइल्ड इज डिफरेंट, इनडिफरेंट, डिस्करेजिंग, एराटिक, तो चाइल्ड को बहुत ही इनसिक्योर फील होता है। मतलब बचपन में अगर आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपके साथ में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, या ये सारी चीज़ें होती थी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड के टाइम में जो भी सारी चीज़ें आपने फील करी, फेस करी, उसकी वजह से आज आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? ये हॉर्ने बोल रहा है। तो डीप रिसेंटमेंट टुवर्ड्स पेरेंट्स या बेसिक हॉस्टिलिटी ऑकर्स ड्यू टू दिस एंग्जाइटी, तो इसकी वजह से जो है एंग्जाइटी जैसे इश्यूज होने लग जाते हैं, और एक्सेसिव डोमिनेंस या इंडिफरेंस वगैरह शो करके, या बहुत ज़्यादा या बहुत कम अप्रूवल के साथ में पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बार चिल्ड्रन की फीलिंग्स, दे जनरेट अमंग चिल्ड्रन फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, हेल्पलेसनेस, जिसकी वजह से उनका हेल्दी डेवलपमेंट रुक जाता है।
वो ये बोल रहे हैं कि जैसे चाइल्डहुड में बहुत बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं होता, या तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पावर्टी देखी हुई होती है, या तो उनके पेरेंट्स के बीच में फाइट हो रही होती है, या फिर जो है उनके पेरेंट्स का बिहेवियर उनके साथ में उतना अच्छा नहीं रहता, या उनके पेरेंट्स उनके हर एक डिसीजन को ले रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो चाइल्ड की ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है और ऐसे करके कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे अपने मतलब एडल्ट लाइफ में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ता है। ये कौन बोल रहा है? ये कैरन हॉर्ने बोल रहा है। तो एडलर ये बोलते हैं कि हमारे पर्सनल गोल्स जो होते हैं ना, वही हमारी मोटिवेशन होती हैं। The goals that provide us with security and help us in overcoming the feelings of inadequacy are important in our personality development. देखो, हम अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं, हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमको ये सारी चीज़ें मिले। अगर वो चीज़ों को हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमको अपनी लाइफ में कुछ कमी लगने लग जाती है, ठीक है। और इसी वजह से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है रुकावटें आने लग जाती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एडलर, हर एक इंडिविजुअल जो है उसको फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी या गिल्ट होता है या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, मेरे से दूसरे ज़्यादा अच्छे हैं। कभी कभी ये चीज़ें हम सबके मन में आती हैं। अगर ये चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा आपके अंदर हैं तो वो चीज़ आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरफेयर करेगी और इसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोनों ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, बट उसमें वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बता रहे हैं। जहां कैरन हॉर्ने ये बोल रहे हैं कि अगर चाइल्डहुड में ट्रॉमास फेस किए हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, इवन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होंगे। वहीं एडलर ये बोलते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हम चाहते हैं हम उसे अचीव ना कर पाएं तो एक काइंड ऑफ इनएडिक्वेसी या गिल्ट हमारे मन में रह जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंटरप्ट करता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक भी आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो दोनों को कंपैरेटिव आपको बताना है, दोनों की थ्योरीज आप बताते जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर आपको वो एक कंपैरेटिव स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का व्यू पॉइंट है, थोड़ा सा हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में इस आंसर को आपको अपने कंप्लीट करना है। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे ये भी समझ में। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7. What is the main proposition of humanistic approach to personality? And what did Maslow mean by self-actualization? Clear? तो humanistic approach of personality किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है पर्सनालिटी का, इसका मेन प्रपोजिशन क्या है? ये मेनली किस एक चीज़ पर फोकस करता है? मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से क्या मतलब था? तो अगेन दो पार्ट्स में क्वेश्चन, ठीक है। पहला आपको क्या बताना है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। दूसरा आपको बताना है मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कांसेप्ट। क्लियर? इसे भी बता पाएंगे? ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी के बारे में आप बताएंगे। आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो कि पर्सनालिटी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, पर्सनालिटी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी, जब भी हम किसी सिचुएशन या इंडिविजुअल को फेस करते हैं तो हम शो अप करते हैं, दैट इज जस्ट आवर पर्सनालिटी। तो बिल्कुल एक आध लाइन में लिख सकते हो उसको, है ना, कि पर्सनालिटी क्या होती है। अब आ जाओ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे। तो किसने दिया ये? कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। इन्होंने जो है ये जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है पर्सनालिटी का, इसको डेवलप करने में अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। एंड इट एम्फेसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. Carl Rogers and Abraham Maslow have particularly contributed to the development of humanistic perspective on personality. इसमें मेजर फोकस जो है वो एक ह्यूमन के लाइफ पर होता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर होता है। ह्यूमन लाइफ जो है वो हमारे फोकस में है। Now, humanistic theories emphasize personal responsibility and innovate tendencies towards personal growth. In this theory, Roger proposed the idea of fully functional person. इस एक थ्योरी के अंदर पर्सनल ग्रोथ की बात होती है, इनोवेटिव टेंडेंसीज की बात होती है। कार्ल रॉजर्स यहाँ पर मेनली बात कर रहे होते हैं एक फुल्ली फंक्शनल पर्सन के बारे में। फुल्ली फंक्शनल पर्सन कौन होता है? जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से एक्टिव है, अपने सारे जो भी फंक्शंस उसको परफॉर्म करने हैं वो सारा कुछ करता है। तो एक फुल्ली फंक्शनल पर्सन की बात वो यहाँ पर करते हैं। He believes that fulfillment is the motivating force for personality development. फुलफिलमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो? फुलफिलमेंट चाहते हो, आप टोटलिटी चाहते हो, आप अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हो,
है ना। तो आपके अपने गोल्स होते हैं, अपने एस्पिरेशंस होते हैं, आप जिसके लिए हमेशा वर्क कर रहे होते हो, है ना, कि मुझे ये चीज़ लाइफ में चाहिए तो आप उसके लिए वर्क करते हो। आप मुझे ये चीज़ लाइफ में चाहिए, जैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, है ना, हार्ड वर्क करोगे, पढ़ाई करोगे, दिन रात बैठ के, मतलब जितना आपको लगता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि हम सब अपनी लाइफ में एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं लाइफ में वो हमको मिले, और उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम हमेशा मेहनत करते रहते हैं। Now, people try to express their capabilities, potentials, and talents to the fullest extent possible. अब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे कैपेबिलिटीज, अपना टैलेंट, अपने पोटेंशियल, हर एक चीज़ को यूज़ करके फुलफिलमेंट चाहते हैं लाइफ में, जो भी उनको लाइफ में चाहिए उसको अटेन करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको तो बोर्ड एग्जामिनेशन देना, तो आप उसके लिए दिन रात मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे। फिर आपको कॉलेज में कोई चीज़ करनी होगी तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप अपने करियर के लिए मेहनत करोगे। आपको ज़्यादा अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करोगे, है ना, ज़्यादा काम करोगे। तो हमेशा हमारे लाइफ के एम्स, गोल्स के लिए, और इसमें हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपना पूरा टैलेंट यूज़ करेंगे, अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ करेंगे, और उसके साथ में हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं जस्ट टू मेक श्योर आवर लाइफ इज fulfilled. Now there is an inborn tendency among persons that directs them to actualize their inherited nature. हम सभी के अंदर ये एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को एक्चुअलाइज करें, अपने सारे पोटेंशियल्स को, अपनी सारी एबिलिटीज को यूज करके अपने आप, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं, है ना। हम सब यही चाहते हैं ना कि हमारे पास में जितनी भी सारी चीजें हैं, एटलीस्ट हम अपने पोटेंशियल को यूज करें। ये कार्ल रॉजर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ये कार्ल रॉजर्स बोल रहे हैं कि हम सब ये चीज करते हैं। तो यहीं से मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आता है, और इस कंसेप्ट में उन्होंने क्या चीज कही वो सुनो। देखो, मैस्लो has given a detailed account of psychologically healthy people in terms of their attainment of self-actualization, a state in which people have reached their own fullest potential. इसका मतलब क्या है कि मैस्लो ने एक साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल के बारे में बताया है कि जो पूरा साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन है ना, जैसे किसी तरह का कोई मेंटल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो अपनी लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है, एक ऐसा स्टेट जहां पर आप अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैस्लो किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जहां पर आप अपने पोटेंशियल्स, अपने टैलेंट्स, अपनी एबिलिटीज को क्या कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो। अब देखो उन्होंने और क्या क्या कहा। सो मैस्लो हैड एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू ऑफ मेन हु हैज द पोटेंशियल्स फॉर लव, जॉय एंड टू डू क्रिएटिव वर्क. Human beings are considered free to shape their lives and to self-actualize. So self-actualization becomes possible by analyzing the motivations that govern our life. जैसे एक एग्जाम्पल, जब भी मतलब अभी आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, है ना, अभी फिर उसके बाद में आपको अपना करियर बनाना है, आप अपना करियर बनाओगे, फिर उसके बाद में शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर उनका पूरा अपना जो है करियर वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें आप करते हो। इस बीच में आप हमेशा अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को यूज़ करते हुए आप क्या चाहते हो कि मैं जितना ज़्यादा हाई पीक पर अपने करियर के, अपने स्टेज में पहुंच सकता हूं, मैं वो एक चीज़ चाहूं। ऐसे एक नॉर्मल पर्सन, जब कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है बिल्कुल अलोन, बिल्कुल अकेला, तो सबसे पहली चीज़ उसको क्या चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान वाली चीज़ें, ठीक है, वो उसको मिल गई। फिर वो क्या चाहेगा कि अच्छे से जो है घर मिल गया है, खाने को है, कपड़े पहनने को है, तो एटलीस्ट मैं कुछ तो करूँ, है ना, कुछ वर्क करूँ, मेरी फैमिली हो जिसके साथ में मैं रह सकूँ। तो शादी वादी कर लेगा मान लो, अब उसके बाद में वो अर्निंग करने लग जाएगा, पैसे वैसे कमाने लग जाएगा। फिर सोसाइटी में उसको चाहिए होता है कि मेरा एक स्टेटस, मेरी एक पोजीशन बनी रहे, फिर वो एक अपने उस स्टेटस पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करेगा। फिर जो है वो सेल्फ रियलाइज करेगा, अपने बारे में सोचना, मेरे क्या पोटेंशियल्स हैं, मैं क्या अपनी लाइफ में चाहता हूँ। वो एक स्टेज आती है ना जब हम सोचते हैं हाँ बाकी सब तो अब मोह माया है, लेट्स थिंक अबाउट आवर सेल्फ। सो वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पीक पॉइंट की बात यहाँ पर मैस्लो कर रहे होते हैं कि हम सब अपनी लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, ये सारी सर्वाइवल नीड्स होती हैं जो हर एक ह्यूमन या एनिमल भी हो वो भी यही चाहता है ना। Does an individual's sole concern with satisfaction of these needs reduces him or her to the level of animals? तो अगर आप भी सिर्फ इतना ही चाह रहे हो कि बस आपके बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाएं, खाने को मिल जाए, सिक्योर हो आपका जीवन, आपको कोई मार नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, और इसी के साथ साथ में एक लाइफ है, एक फैमिली है जिसके साथ में आप रह रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको ह्यूमन बींग्स कैसे कहा जाएगा, ये चीजें तो एनिमल्स भी कर रहे हैं ना। तो मैस्लो का कहना ऐसा है कि इंडिविजुअल का सोल कंसर्न होना चाहिए कि वो जो है अपने इस रियल जर्नी जो उसकी लाइफ की है ना उसको स्टार्ट करे, जहां पर वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली अपनी नीड्स को फुलफिल करे।
क्लियर? ये सब कौन बोल रहा है? मैस्लो बोल रहा है। तो आपको इस आंसर में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी बताना है, फिर जो मैस्लो ने पूरा एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बताया है वो आपको बताना है। आप चाहो तो इसमें मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स वाला कंसेप्ट है उसको भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, जो क्लास 11th में भी पढ़ा है, चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है और डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? अगर कहीं किसी टॉपिक में आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका फुल लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक्स भी मिल जाएगा, तो वहां से जो है आप उसको डिटेल में समझ लो। अगेन आई एम सेइंग कि जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तब आप आंसर ज़्यादा अच्छा लिख पाते हो। अगर आप रट के जा रहे हो तो शायद आप उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे, ठीक है? ओके, हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस द main observational methods used in the personality assessment and what problems do we face in using these methods। बहुत बार पर्सनालिटी का असेसमेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी होता है, तो वो कौन से सारे ऑब्जर्वेशन के मेथड्स होते हैं वो आपको बताने हैं। साथ ही साथ में जब आप ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करते हो तो क्या सारे प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर? सो देखो, observation is a method which is very commonly used for the assessment of personality. It requires careful training of the observer and a fairly detailed guideline about analysis of behavior in order to assess the personality of a given person. ऑब्जर्वेशन एक ऐसी मेथड है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज की जाती है पर्सनालिटी को एसेस करने में, और इसमें जो है ऑब्जर्वर जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल वो पर्सन होना चाहिए, ताकि वो उसको पता हो कि किस तरह से बिहेवियर को एनालाइज करना है, ठीक है? और इस तरह से वो जो भी जिसकी भी पर्सनालिटी को वो ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब जो भी एसएससी है उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स के बारे में जान सके। तो ऑब्जर्व करना आप जानते हो कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अब इस ऑब्जर्वेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं। जैसे पहला है बिहेवियरल रेटिंग। बिहेवियरल रेटिंग के अंदर क्या होता है, आप इसको मेनली एजुकेशनल या इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में यूज करते हो, जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, यहाँ इन सेटअप्स में बिहेवियरल रेटिंग को यूज किया जाता है। ये जनरली उन लोगों के ऊपर की जाती है जो इंटीमेटली जो हु नो द एसेसिस intimately and have interacted with him or her over a period of time or have had a chance to observe him or her। ये उन्हीं लोगों पर किया जा सकता है बिहेवियरल रेटिंग जिन्हें आप पहले से जानते हो या जिनके साथ में आप इंटरेक्ट थोड़ा बहुत करते रहते हो। तो जैसे स्कूल में बच्चे वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप उनका एकेडमिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, है ना, कि वो कितने कितने ग्रेड्स लेकर आते हैं और कैसे उनके ग्रेड्स में फॉल हो रहा है या जो है राइज हो रहा है, कहाँ कौन से सब्जेक्ट्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसके लिए आपको रेटिंग्स प्रोवाइड करते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग सिस्टम होता है, स्टूडेंट को आप किसी चीज़ में ए ग्रेड देते हो, किसी में A+ देते हो, किसी में B देते हो, किसी में C देते हो, तो वो ओवरऑल एक स्टूडेंट का पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड बताता है कि मतलब वो अपने एकेडमिक्स में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सेम चीज़ अगर आप किसी के बिहेवियर को जो है मतलब स्टडी कर रहे हो जस्ट टू नो हिज और हर पर्सनालिटी, तो उसके लिए भी बिहेवियरल रेटिंग यूज किया जा सकता है। इसमें आपको क्या करना है, रेटिंग्स प्रोवाइड करना है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। Now they attempt to put individuals into certain categories in terms of their behavioral qualities and the categories may involve different numbers or descriptive terms। तो आप इसमें कुछ नंबर्स या कुछ टर्म्स यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो ऑनेस्टी आपने ले लिया। अब ऑनेस्टी एक क्राइटेरिया है, आप किसी पर्सन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो आपने इसके लिए एक स्केल बनाई 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो आपने कहा कि मैं 1 से 10 तक इसकी ऑनेस्टी को रैंक करूंगा। तो आपने 5-6 सिचुएशंस में उसको देखा, आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहता है हमेशा, तो आपने उसको रैंकिंग प्रोवाइड करी 8। क्लियर? आपने उसको कितनी रैंकिंग प्रोवाइड करी, 8। अब आपने कोई दूसरा क्राइटेरिया लिया, फिर उसके बेसिस पर आपने उसको रैंकिंग प्रोवाइड करी मान लो 5। क्लियर? तो ऐसे आप जो है कुछ नंबर्स वगैरह यूज करते हो या कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स एडजेक्टिव्स वगैरह यूज करते हो और इसके अकॉर्डिंग जो है आप ऑब्जर्व करते हो पर्सन को, ठीक है। हालांकि इसमें बाद में मतलब इन स्केल्स में जनरली कंफ्यूजन बहुत बार होता है, तो इसीलिए in order to use ratings effectively the traits should be clearly defined in terms of clearly stated behavioral anchors। तो उसके लिए अगर कंफ्यूजन आपको दूर करनी है तो हमेशा आप उसको अच्छे से डिफाइन करके रखो और बहुत अच्छे से प्रोफेशनल्स के थ्रू ही इस चीज़ को किया जाना चाहिए। तो पहली टेक्निक क्या हो गई, बिहेवियरल रेटिंग, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। द मेथड ऑफ रेटिंग सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग मेजर लिमिटेशंस। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है ना क्या करते हो, आप थोड़ा सा उसमें बायसनेस कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी एसएससी है उसको थोड़ा बहुत जानते हो या उससे बार बार मिले हुए हो, तो कहीं ना कहीं इसका एक बायस मतलब
एक बायसनेस जो है इसमें आ जाती है, वो एक इसका लिमिटेड पॉइंट है। इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? हालो इफेक्ट। ठीक है, सो दिस ऑफन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ रेटर्स ओवरऑल जजमेंट ऑफ अ पर्सन। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक ओवरऑल जजमेंट जो है पर्सन बना लेता है कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेके, वो जो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वही सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है, और इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? हालो इफेक्ट। Now raters have a tendency to place individuals either in the middle of the scale, avoiding extreme positions. अब जनरली क्या होता है, देखो जब आप किसी को रेटिंग प्रोवाइड करते हो तो आप उसको ना ही सबसे कम देते हो ना ही बहुत ज़्यादा देते हो, कहीं ना कहीं मिडिल में 5, 6, 7, 8 इन्हीं के बीच में रखते हो। तो इससे आप जो है मतलब उसका एक जो है ना ओवरऑल जजमेंट निकाल लेते हो। ठीक है, जो चीज़ बहुत बार सही नहीं होती है, मतलब उससे रिजल्ट सही नहीं आते हैं। तो बिहेवियरल रेटिंग के बारे में आप बताओगे पूरे पॉइंट्स, उसके एग्जाम्पल्स दोगे, और फिर उसके क्या सारे जो लिमिटेशंस हैं वो भी बताओगे। सेकेंड आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन जो है ये ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, एंड इट कैन बी यूज्ड विद पर्सन्स हु हैव बीन इन अ लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन और हु नो ईच अदर वेरी वेल। सो इन यूजिंग नॉमिनेशन ईच पर्सन इज आस्क्ड टू चूज वन और मोर पर्सन्स ऑफ द ग्रुप विद whom he or she would like to do work, study, play और participate in any other activity। ये जनरली देखो पीयर असेसमेंट के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आप और आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो आप सबके ऊपर जो मतलब आप सबको ऑब्जर्व करते हुए फॉर एग्जांपल कोई एक एक्टिविटी दी है कि आपको जो है स्टडी करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि आपके पूरे ग्रुप में से आपके साथ में स्टडी कौन कौन करना चाहता है, तो उनमें से किसी को भी जो है नॉमिनेट कर दिया काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसमें हर एक पर्सन को बोलेंगे कि आपको एक पर्सन चूज करना है जिसके साथ में आप काम करना चाहते हो या पढ़ाई करना चाहते हो या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसे नॉमिनेशन बोलेंगे। एंड जो पर्सन में ऑल्सो बी आस्क्ड टू स्पेसिफाई द रीजन फॉर हिज और हर चॉइस। अब जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको चूज किया पढ़ाई करने के लिए, तो उससे फिर रीजन पूछेंगे कि आपने इस पर्सन को क्यों चूज किया, तो वो आपकी क्वालिटीज के बारे में बताएगा। तो उन क्वालिटीज को सुन के हमको आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनेशन भी एक टेक्निक होती है। The choices or nominations received then may be analyzed to understand the personality and behavioral qualities of the person, and this technique has been found to be highly dependable, although it may also be affected by personal biases। इसमें भी personal biases वगैरह होते ही हैं, लेकिन फिर भी इस टेक्निक को जो है मतलब यूज़ किया जाता है ताकि जो है पर्सनालिटी को, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पर्सन के हम एनालाइज कर सकें। थर्ड इज सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट जो है वो भी पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक सबसे कॉमन टेस्ट होता है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस बनाई जाती हैं और डिफरेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनाई जाती हैं, और उन सिचुएशंस के अंदर एक पर्सन को प्लेस कर दिया जाता है, और फिर देखा जाता है कि इस तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक पर्सन किस तरह से बिहेव करता है। तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। तो सिचुएशनल टेस्ट आपको इसमें लिखना है कि द टेस्ट रिक्वायर्स अ पर्सन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क विद अदर पर्सन्स हु आर इंस्ट्रक्टेड टू बी अ नॉन कोऑपरेटिव एंड इंटरफेयरिंग। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सिचुएशन क्रिएट किया है ना, इसमें ये ABCD 3-4 लोग हैं और ये E आप हो। ठीक है, आपको भी इसी सिचुएशन में रख दिया। ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। ये जो ABCD हैं ये आपकी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करेंगे और साथ ही साथ में आपके काम में इंटरफेयर भी करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका रिएक्शन किस तरह का होता है, आप ऐसी सिचुएशंस को किस तरह से कोप अप करते हो। जैसे मान लो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आपकी पढ़ाई में कोई हेल्प तो कर नहीं रहे पर आपकी पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तो आप इसमें किस तरह से बिहेव करोगे। तो वो सिचुएशन के थ्रू देखा जाएगा कि आपका बिहेवियर किस तरह का है और उस अकॉर्डिंग फिर आपकी पर्सनैलिटी को एसेस कर लिया जाएगा। इसमें वर्बल रिपोर्ट भी ऑब्टेन की जा सकती है। सिचुएशन रियलिस्टिक भी हो सकती है, क्रिएट भी की जा सकती है, तो दैट डिपेंड्स। तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर नोट करोगे। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत ब्रीफ में बताया है, आप लेकिन जब इसको आंसर में इंक्लूड करोगे तो आपको इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्लियर? इसमें किसी तरह का कोई डाउट है? अगर है तो बता दो। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर नोट डाउन करने हैं। 3 टेक्निक्स हैं, तीनों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तीनों आपके बुक में दी हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है, आप जस्ट उसको अच्छे से एक्सप्लेन एक बार कर दोगे। Now comes next question, that is question number 9. What is meant by structured personality test and which are the 2 most widely used structured personality test? Structured personality test क्या होता है और कौन से 2 सबसे ज़्यादा structured personality test यूज़ किए जाते हैं? क्लियर? सो सबसे पहले क्या बताओगे कि स्ट्रक्चर पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, फिर बाद में कौन से 2 यूज़ किए जाते हैं वो। तो हमने बताया कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स इज फेयरली स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट एंड दिस वाज यूज्ड बाय एल्पोर्ट who suggested that the best method to assess a person is by asking him or her about himself or herself। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो है वो एक फेयरली स्ट्रक्चर्ड टेस्ट है। सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे आप ही के बारे में बताने को कहा, ठीक है, तो वो होती है सेल्फ रिपोर्ट। आप मुझे अपने बारे में खुद से ही बताओगे अपने पॉइंट्स के बारे में। इसको एल्पोर्ट ने यूज़ किया था, जिसने कहा कि ये एक बेस्ट मेथड है किसी पर्सन की पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए, एंड इससे मतलब इससे जो है फिर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे। ये फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स होते हैं, थ्योरी पर बेस्ड होते हैं, that requires the subject to give verbal responses using some kind of rating scale. So the method requires the subject to objectively report his or her own feelings with respect to various items. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे अपनी सेल्फ रिपोर्ट दे रहे हो, तो मैं अगर एसेसर हूँ या मैं आपसे आपकी रिपोर्ट ले रही हूँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखूँगी और वो पॉइंट्स पर आपसे पूछूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कॉन्फिडेंस, आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैरी करते हो, तो वो आप मुझे खुद से ही बताओगे कि आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, किन किन चीज़ों में आप कॉन्फिडेंट होते हो, कहाँ कहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है आपके अंदर हाई कॉन्फिडेंस है या कम कॉन्फिडेंस है, तो क्यों है, वो सारे रीजंस आप मुझे खुद से बताओगे। क्लियर? तो इसे बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर, एंड द मेथड रिक्वायर्स द सब्जेक्ट कि वो अपने फीलिंग्स वगैरह खुद से ही रिपोर्ट करे। The responses are accepted at their face value. They are scored in quantitative terms and interpreted on the basis of norms developed for the test. तो यहाँ पे आप जो भी रिस्पॉन्स दोगे उसे वैसा ही नोट कर लिया जाएगा और फिर उसके बेसिस पर एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। अब इसमें स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट कितने तरह के होते हैं या कौन कौन से यूज होते हैं, जो हमने सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, उसकी हम बात करें तो पहला है मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, दैट इज MMPI। इसे हैथवे एंड मैकिनले ने इस टेस्ट को डेवलप किया था साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए, एंड ये जो टेस्ट है ये बहुत ही इफेक्टिव प्रूव होता है साइकोपैथोलॉजी में। इसको रिवाइज किया गया जिसे MMPI-2 बोला जाता है। इसके अंदर 5, 6, 7 स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर सेल्फ रिपोर्ट ली जाती है, ठीक है, तो वो आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। इस टेस्ट के अंदर 10 सब स्केल्स हैं जो किन चीज़ों को लेके हैं, तो साइको एंड्रेसिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक डेविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानोनिया, साइकाथीनीशिया, सिजोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ये तो वो चीज़ें हैं ना जिन्हें आप समझ नहीं सकते, मतलब समझ इन द सेंस की समझा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रहते हैं, तो ठीक है, इसको आपको नोट करना है। इंडिया में मलिक और जोशी मलिक और जोशी इन दोनों ने ही जो है जोधपुर मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसे JMPI बोला जाता है, उसको डेवलप किया है। ये MMPI की लाइंस पर ही है। दूसरा जो टेस्ट है वो है आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चन है, जिसे EPQ भी कहा जाता है। इसे आइसेंक ने डेवलप किया था। इसमें 2 डायमेंशंस पर्सनालिटी के देखे जाते थे, एक इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड और एक इमोशनली स्टेबल इमोशनली अनस्टेबल। तो इंट्रोवर्टेड वो लोग जो ज़्यादा सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं करते, एक्सट्रोवर्टेड वो लोग जो बहुत ज़्यादा जो है मतलब आउटस्पोकन होते हैं, सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। इमोशनली स्टेबल जो अपने इमोशंस को कैरी ऑन कर पाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वो सारे, ठीक है। तो इसमें भी 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। बाद में आइसेंक ने एक 3rd डायमेंशन भी जोड़ा जिसे साइकोटॉसिज्म कहा जाता है। तो इसको साइकोपैथोलॉजी से लिंक्ड अप किया जो लैक ऑफ फीलिंग बताता है दूसरों के लिए। तो साइकोटॉसिज्म मतलब एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर आप लोगों के साथ में ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, आपके अंदर कुछ फीलिंग्स ही नहीं होती हैं और आप जनरली सोशल कन्वेंशंस को डिफाई करते हो, आप उन्हें नहीं मानते हो या आप उनसे अग्री नहीं करते हो। क्लियर? तो 2 स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पूछा था, तो एक हमने MMPI बताया, एक हमने EYQ बताया, आइसेंक पर्सनालिटी टेस्ट, सॉरी EPQ बताया। क्लियर? ये सब कुछ हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग से मैं आपको बता रही हूँ या कुछ अलग से क्वेश्चन है, सब कुछ चैप्टर के अंदर से ही है। आपको अच्छे से उसको आप पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। क्लियर? ओके, हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एसेस पर्सनैलिटी। Which projective techniques of test of personality are widely used by psychologists? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स से कैसे पर्सनालिटी को एसेस किया जाता है और वो कौन कौन से प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं पर्सनालिटी के जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स के बारे में पता लगाया जाता है। आपके वो सारे मोटिव्स, वो सारी आपकी फीलिंग्स जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स अजम्पशन पर बेस्ड होती हैं, लेस स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस ऑन द अजम्पशन मतलब करके रखती हैं या सिचुएशन जो एक इंडिविजुअल को अपनी फीलिंग्स, डिजायर्स, नीड्स किसी सिचुएशन में प्रोजेक्ट करने के लिए बोलता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक मतलब आप
प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें मेन जो टेक्निक्स होती हैं वो होती है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ड्रॉ पर्सन टेस्ट। देखो इसमें क्या होता है, जैसे थीमेटिक एपरसेप्शन है, रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी है। जैसे मैं बात करूँ रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन की, तो वो उसमें क्या करेंगे, आपको अलग अलग जो है पिक्चर्स वगैरह उसमें शो करेंगे। ड्रॉ पर्सन के अंदर क्या होगा कि आपको जो है मटेरियल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो पर्सन है आप इसको ड्रॉ करो, फिर आप उसको ड्रॉ करोगे। अब आप उसका फेमिनाइन मस्कुलाइन जो भी ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो आपने मेल फिगर को ड्रॉ किया तो फिर बोलेंगे आप इसका फीमेल फिगर ड्रॉ करो, फिर आप उसको फीमेल में करोगे, फिर आप एक पूरा स्टोरी लाइन उसके आसपास में ड्रॉ करोगे। दैट इज ड्रॉ पर्सन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का मतलब होता है कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया, आप बोला आप इसको कंप्लीट करो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार हमारे, जैसे मैं आपको एक ड्राइंग करने को बोलूँ, ठीक है, अब आप ड्राइंग करना स्टार्ट कर दोगे। अब आपने जो भी ड्राइंग करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि कोई एक पर्सन ड्रॉ करो, आपको किसी एक पर्सन का ड्राइंग बनाना है। अब आपने चाहे उसमें मेल बनाओ चाहे फीमेल बनाओ, कुछ भी आप बना सकते हो। अब आपने बनाया, अब मैंने कहा अगर आपने मेल बनाया है तो आपको उसी का एक फीमेल बनाना है, और अगर आपने फीमेल बनाया तो आपको उसी का एक मेल बनाना है, ठीक है। अब आप उसके आसपास में एक स्टोरी लाइन ड्रॉ करो, तो कहीं ना कहीं आपके अनअवेयर माइंड में जो चीजें चल रही होंगी ना, अनकॉन्शियस में, वही आप ड्रॉ करोगे। तो ये वो सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आपके माइंड में जो भी चीजें चल रही होती है ना, बैक ऑफ द माइंड जो भी चीजें चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें यूज कर रहे होते हैं, और फिर हम आपकी पर्सनैलिटी को उसके थ्रू भी बता सकते हैं। तो ये सारा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया होता अच्छे से, मतलब यहाँ जस्ट मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप इसको बुक में देखोगे तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से यहाँ पर 2-4 जितने भी हैं, अगर ऐसे टाइप में आता है तो आप उसको पूरा लॉन्ग में एक्सप्लेन करो, शॉर्ट में आता है तो आप उसमें से 2-3 को एक्सप्लेन कर दो। क्लियर? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का पहले एक इंट्रोडक्शन, फिर कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं वो। कोई डाउट इसमें भी? समझ में आ रहा ना कैसे क्या क्या सारी चीजें लिखनी है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। Arihant wants to become a singer even though he belongs to a family of doctors. अरिहंत को सिंगर बनना है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब डॉक्टर्स हैं। Though his family members claim to love him, but strongly disapprove his choice of career. अब वैसे तो पूरी फैमिली बोलती है कि वो अरिहंत को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब भी वो बोलता है कि मुझे सिंगर बनना है तो सारे के सारे उसको डिसअप्रूव कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम सिंगर तो नहीं बन सकते हो। यूजिंग कार्ल रॉगर्स टर्मिनोलॉजी, डिस्क्राइब द एटीट्यूड्स शोन बाय अरिहंत फैमिली। कार्ल रॉगर की टर्मिनोलॉजी या थ्योरी को यूज करके यहाँ पर अरिहंत की फैमिली का एटीट्यूड किस तरह का है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब कब कर पाओगे? जब कार्ल रॉगर्स की थ्योरी बहुत अच्छे से आती होगी। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू रॉगर्स आइडिया ऑफ फुल्ली फंक्शनल पर्सन। रॉगर ने फुल्ली फंक्शनल पर्सन की बात करी। उसने कहा कि लाइफ में हम सभी फुलफिलमेंट चाहते हैं, है ना। हम सभी क्या करते हैं, लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हैं। जो भी हमारे एम्स हैं, गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, हम उनको फुलफिल करना चाहते हैं, और यही चीज़ें हमको अपनी लाइफ में मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने में, और इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। हम अपने कैपेबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल्स, अपने टैलेंट्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ में जो भी हम चाहते हैं उसको अटेन करना चाहते हैं। हमारे अंदर एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें, अपने पोटेंशियल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, हमारे पर्सनल ग्रोथ हो। क्लियर? ये कार्ल रॉगर्स की फिलॉसफी है, कार्ल रॉगर्स का आइडिया है। रॉगर्स इसमें 2 बेसिक अजम्पशंस बनाते हैं ह्यूमन बिहेवियर को लेके। तो वो बोलते हैं कि पहला तो ये कि बिहेवियर हमेशा गोल डायरेक्टेड होगा और वर्थवाइल होगा। हम जो भी बिहेव करते हैं वो कभी भी यूं ही नहीं होता, उसमें कोई ना कोई रीजन होगा, उसका कोई गोल होगा जिसके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि पीपल who are innately good will almost always choose adaptive and self-actualizing behavior. जो लोग अंदर से अच्छे होते हैं वो हमेशा ही एक adaptive self-actualization behavior अपना के रखते हैं। और यहाँ पे रॉगर का जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये है कि self-actualization को मैक्सिमाइज करना है सेल्फ कंसेप्ट के थ्रू। तो इस एक प्रोसेस में हमारा सेल्फ, हम खुद ग्रो करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होते हैं। तो उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का व्यू है वो ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लाइफ में हमारे एस्पिरेशंस चलते रहते हैं, जैसे आज आपका पढ़ाई को लेके है, कल का आपका अपना करियर को लेके होगा, फिर मैरिज को लेके होगा, फिर किसी भी चीज़ को लेके। तो हमेशा ये एक प्रोसेस चलता रहता है, हमेशा हमारी पर्सनालिटी ग्रो करती रहती है और इस तरह से हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं। और एंड ही रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट।
So when social conditions are positive, the self concept and self esteem are high. तो वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम हमेशा अपने सोसाइटी के साथ में मिल के जो है अपने सेल्फ को डेवलप करते रहते हैं और इस तरह से हमें एक पॉजिटिव सोशल कंडीशंस के साथ में सेल्फ एक्चुअलाइज, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जब ये कंडीशंस नहीं मेट करती, जब ये सब कुछ हमको नहीं मिलता, तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट, हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। जिन लोगों का सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम हाई होता है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो नई नई चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे यहाँ पे अरिहंत है, अगर अरिहंत की फैमिली उसको सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस होंगे, वो अपनी लाइफ में जो चाहता है वो उस चीज़ को अटेन कर पाएगा। लेकिन यहाँ उसकी फैमिली उसको कहीं ना कहीं डिसअप्रूव करी है, जिसकी वजह से उसके मन में नेगेटिव इमोशंस आ सकते हैं, सेल्फ एस्टीम उसका लो हो जाएगा, इस तरह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा और लाइफ में शायद वो कुछ बहुत अच्छा ना कर पाए। Clear? So this situation warrants that an atmosphere of unconditional positive regard must be created in order to ensure enhancement of people's self-concept. तो एक unconditional positive regard हमेशा रहना चाहिए, जिसमें आपको एक पर्सन के सेल्फ कंसेप्ट को और एनहेंस करना चाहिए। जो भी जो करना चाहता है आपको उसको और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसके कॉन्फिडेंस को और कम कर देना चाहिए। तो वो यहाँ पे कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी है, जो बेसिकली इसी चीज़ की बात करती है कि हमेशा हमको हमारे क्लाइंट, हमारे पेशेंट की बातों को सुनना चाहिए, ना कि उसको जज करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो यहाँ पर जो अरिहंत की फैमिली है, अगर वो उसको डिसअप्रूव करती है तो कहीं ना कहीं जो है उसका यहाँ पे जो एक स्टबबॉर्न नेचर है वो देखने को मिल रहा है अरिहंत की फैमिली का। इवन दो दे लव हिम, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू स्टॉप हिम फ्रॉम चूजिंग द करियर ऑफ सिंगर विच इज नॉट इन देयर इनहेरिटेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अरिहंत की फैमिली क्योंकि एक डॉक्टर्स फैमिली वाले बैकग्राउंड से है, तो वो अरिहंत को यहाँ पर स्टॉप करेगी, बट अगेन दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर हिम और हर। क्लियर? तो इस तरह से पूरा उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर लिखते समय अरिहंत को मत भूल जाना, नहीं तो पता चला सिर्फ कार्ल रॉजर्स की थ्योरी पूरा बता रहे हो और अरिहंत को छोड़ दिया बीच में। ठीक है, तो वो चीज़ मत करना। ये सारा कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आए यहाँ तक समझ में? अब इसमें भी किसी तरह का कोई डाउट है? सो यहाँ पर आपके पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं कंप्लीट। 11 क्वेश्चंस को हमने आंसर किया। अगेन आई एम सेइंग क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए, उसमें हाइलाइट्स होने चाहिए, उसमें जहां भी रिक्वायर्ड है टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम, वो सारी चीजें आपको उसमें ड्रॉ करनी है। अगेन डू प्रैक्टिस। अभी आपने आंसर समझ लिया ना कि कौन सा क्वेश्चन में क्या लिखना है, किसमें क्या सारी चीजें इंक्लूड करनी है, तो अभी जस्ट उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने की कोशिश करो। इसके बाद में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर किसी टॉपिक में किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू देख सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? सॉर्टेड? सब कुछ आ गया समझ में? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो और जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। इसे जैसे ही गूगल पे एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर, जो भी लेक्चर, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। इसी के साथ में आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी। ना हम आपसे कोई पेमेंट लेंगे, ना आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन देंगे, ना ही आपको कोई कूपन बेचेंगे। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। और अब जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स, ई बुक्स और नोट्स का लिंक मिल जाएगा जिसे आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।